हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज आते ही मैं आपका सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू किस लिए? आप सोच रहे हैं क्या हो गया ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैंने देखा, हम लोगों ने देखा गूगल यानी कि यूट्यूब के ऊपर हमने देखा कि हमारा नाम सर्च करते ही अगर आप टॉपिक लिखते हो तो हमारा ही थंबनेल आ रहा है, हमारा ही लेक्चर आ रहा है। ठीक है, यानी अगर आप सर्च करते हो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ बाय राम सर, भाई अगर कॉमर्स का सेक्शन करते हो और जो भी टॉपिक होगा भाई सुनील सर, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है यार, ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से हुआ है। ऐसे आपका प्यार मिलता रहेगा, हमारी एनर्जी बढ़ती रहेगी और हम और आगे जाएंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10 बेस्ट क्वालिटी के न्यूमेरिकल। 10 न्यूमेरिकल होंगे जो कि बेस्ड ऑन होंगे किसके ऊपर? कूलॉम्स लॉ के ऊपर। और ये सारे के सारे जेईई मेन और नीट के ही क्वेश्चंस हैं। यानी अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा पिछला वाला जो मैंने लेक्चर में शूट किया था पहले, और आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख कर आना। ठीक है, और उसके बाद ये 10 न्यूमेरिकल आपको एकदम क्या बोलते हैं, हलवा बोलते हैं, हलवा लगेंगे। ठीक है, यानी बहुत ही ईजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार सारे ऐसे चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गए। अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज हम एक नया मोड लेकर आए हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे बढ़िया तरीके से। मैं जब क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करता था तो टाइम लैप आता है, टाइम लैप की वजह से कई बार बोरिंग सा लेक्चर लगने लगता है। इसीलिए कैसा लगा आपको ये मेरा मेथड कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखते रहना, बताते रहना कि हाँ अच्छा लगा, कैसा लगा, या कोई इंप्रूवमेंट आपको लगती है तो जरूर बता देना। ठीक है, तो यार ये आज पढ़ने के लिए रेडी जाते हैं 10 क्वेश्चंस के लिए। हम लोग कहां पर हैं? पूजा एकेडमी। ठीक है, और मैं कौन? राम सर, और आप राम जी की सेना। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं यहां पर तो आज सबसे पहले बताता हूं 10 बेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और अगर मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं कूलॉम्स लॉ के ऊपर तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, इसको लेंथ वाइज तरीके से नहीं, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाला हूं न्यूमेरिकल का, जो कि पूरे क्वेश्चन का नाम दे देता हूं 10 का दम। 10 का दम, अगर हमने ये कर लिया तो 10 का दम दिखाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आ गया पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों फ्लैश हो रहा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। बस मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार रीड कर देता हूं और मैं इस क्वेश्चन को बच्चों विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। कितने मिनट में? 1 मिनट से पहले। देखना कैसे। पहले पढ़ देता हूं एक बार। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलॉम फोर्स एफ वेक्टर बिटवीन टू इज। ये बोल रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो बता दूं बच्चों कि जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा यहां पर, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के बीच में कैसा होगा? सबसे पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स है ना बच्चों, तो आपको बता दूं कि एफ वेक्टर जो होगा आपका किस में होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। तो वेक्टर फॉर्म याद करो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या? आर का स्क्वायर इनटू में आर कैप। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर याद आ गया। क्यों? क्योंकि आर कैप जो होता है वो आर वेक्टर अपॉन में आर के टर्म में खुलता है, तो ये खुल जाएगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप बताओ, वेक्टर फॉर्म लेके चल रहा हूं तो के ऐसे ही रहेगा। यहां पर Q1 कितना? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? E। माइनस का तो लगा ही दिया मैंने यहां पर, आर क्यूब इंटू में आर। ये यहां पर कितना आ गया? माइनस का के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहां पर कितना आ गया? आर वेक्टर। हो गया बस 1 मिनट से पहले, है कि नहीं? यानी कि ये आ गया बच्चों क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये सी है। और मैंने अपने दिमाग में बताऊं, सही बात बताऊं तो मैंने तो दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि आंसर क्या हो सकता है। ये आंसर हमेशा इसमें जो हो सकता है वो ए और सी हो सकता था। क्यों? दोनों नेगेटिव में आंसर थे। बी डी तो वैसे एलिमिनेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसका आंसर प्लस में था, और प्लस किस में होता है? रिपल्सिव में, और माइनस किस में होता है? अट्रैक्टिव में। खत्म कहानी, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो भी आप मुझे बता देना। समझ में आ गया तो उसमें पीछे कॉमेंट बॉक्स के अंदर लाइक भेज देना, लव भेज देना, हार्ट्स भेज देना, थंबनेल भेज देना, जो भी थंबनेल भेजना सब भेज देना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो फटाफट होना चाहिए। अब अगला जो है सेकंड क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, अब देख लो, थोड़ा रीड कर देता हूं मैं। 2 पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ठीक है, 2 चार्जेस हैं
जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है एक हमारे पास, आपको पता है चार्ज हमने E ले लिया है यहां पर, दोनों के अंदर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि E लेना है। F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है हमारा, वो कितना लग रहा होगा, तो K E² बाय D², लेकिन याद रहे क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है बच्चों। और उसके बाद क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन विल बी, कि इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग होंगे इसके अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे करूं, तो जरा समझो कि अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूं मैं, तो तुमको एक चीज याद होगी यार, क्या होगी यार, कि Q इक्वल्स टू कितना होता है, NE होता है। Q इक्वल्स टू कितना होता है, NE होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो अगर मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से इसके चार्ज को, इसके दोनों के चार्ज को अगर मैं Q के टर्म में मान लेता हूं, इसको ना ऐसे ही कर दो, Q के टर्म में मान लो Q², तो Q की जगह क्या लिख सकते हो, NE लिख सकते हो, तो F इक्वल टू K, Q की जगह क्या लिख सकते हो, NE का क्या आ गया स्क्वायर बाय कितना आ गया D²। इसके आप इंटू कर दो, है कि नहीं। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो कैसे खुल जाएगा, तो भाई इसको भी खोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में चल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n² E² डिवाइडेड बाय D²। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं, इसको ले आता हूं, तो F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, E², यहां पर n², और n की वैल्यू कितनी, रूट में आ जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F, ठीक है, D² डिवाइडेड बाय E²। ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आना चाहिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चों रूट में आ गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर आ गया C। इसका भी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। तो यार क्या है, 1 मिनट से पहले हम कर डाल रहे हैं, तो करना क्या था, कुछ भी नहीं बच्चों, जरा देख लो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर हमको बस Q की जगह पे क्या डालना था, Q इक्वल्स टू NE डालना था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू आया था, ठीक है। तो वेरी इजी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन सही आ गया इसका, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी क्वेश्चन को लंबे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, या नीट जेईई मेन कर रहे हो तो विद इन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसको रब कर दे रहा हूं, लेकिन याद रहे पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, पिछला लेक्चर देखोगे तो आपको ये करने में मजा आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, थर्ड। अब थर्ड का सोल्यूशन देखो, थर्ड बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, ये आपको बता देता हूं कि ये जो है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, मैं एक चीज बता देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका आया था नीट के अंदर 2003 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था मैंने आपको, वो आपका नीट में आया हुआ था 2010 के अंदर, ठीक है। वो लिखा नहीं मैंने, अभी बता दिया आपको, हालांकि आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कब कब आया है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया है। अब सोल्यूशन नंबर 3 पर आ जाते हैं। Two identical charge sphere suspended from common point by the two massless string of the length L are initially at distance D। देखो कैसे कह रहा है कि एक तो सबसे पहली बात, एक ही कॉमन पॉइंट से दो ऐसे हमारे पास ये बॉडी जो है, वो बॉल जो है ऐसे सस्पेंड कर रही है जिसकी लेंथ L है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लो, x मान लो, ये इस तरीके से मैच कर दिया, यहां एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया सी चीज बताई गई है, कंडीशन दिया गया कि D जो है वो बहुत आपका छोटा है किस वाले से, L से, यानी कि ये जो आपका इनके बीच का डिस्टेंस D मान लो, है ना, तो ये जो D है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा है इसकी लेंथ के कंपेयर में, ठीक है, ये कहा गया है। तो बोल रहा है अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, और आपको पता ही है इसके बीच में क्या है, रिपल्शन है, क्या है इसके बीच में, रिपल्शन, ये इधर और ये इधर धक्का मार रहे हैं, दोनों के ऊपर आपका बताया गया है बच्चों मासलेस स्ट्रिंग है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो इस पे क्या मान लो, Q मान लो, इस पे भी चार्ज कितना मान लो, Q, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज बोला गया है। फिर क्या बोलता है कि द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, इन दोनों चार्ज से ना, मतलब इस दोनों बॉल से, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होने लगे। पहले कुछ चार्ज था, फिर चार्ज धीरे धीरे कम होने लग गए। तो बच्चों अगर इन दोनों के बीच का चार्ज कम होने लगेगा तो रिपल्शन फोर्स भी घटने लगेगा, और रिपल्शन फोर्स घटने लगेगा तो ये बॉडी कहां आने लगेगी, पास में आने लगेगी धीरे धीरे। भाई देखो ज्यादा मैग्नेट का होगा, ज्यादा धक्का मारेंगे, जब इनके अंदर पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, रिपेल तो करते रहेंगे लेकिन थोड़े पास आने लगेंगे, है ना, क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं रहेगी, चार्ज लीक करेगा। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन ने बोला बिगिंस टू लीक फ्रॉम द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट, धीरे धीरे निकल रहा है। एज अ रिजल्ट स्फीयर अप्रोच ईच अदर, इसलिए धीरे धीरे स्फीयर एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे। फिर उसके बाद बोलता है क्या, विद वेलोसिटी v, और जो जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी की है।
अब बोलता है कि देन v वेरीज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके हिसाब से वो कैसे वेरी करेगा बिटवीन द स्फीयर्स, बिटवीन द स्फीयर्स, ठीक है। अच्छा, इस d को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मान सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन x के टर्म में दिए गए, तो इसलिए d को आप x के टर्म में भी दिखा सकते हो। तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी x के साथ में कैसे रिलेट करेगा, तो जरा देखो कैसे होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एफबीडी बना के समझाऊंगा आपको, तो और अच्छे से क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां पर इनके बीच के डिस्टेंस को x मान लिया, तो यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये बिल्कुल बीच में है, तो ये होगा x/2, ये कितना हो गया x/2, ये भी x/2 ही होगा। अच्छा, ये कितना होगा ये वाला, तो ये निकाल सकते हो आराम से। कैसे, देखो जरा यहां पर, ये अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके हिसाब से अगर इसको निकाला जाए तो l स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात याद करो, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया था कि d को आप x भी मान सकते हो कि x जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू किसके, l के। तो यार ये कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो ये नेग्लिजिबल हो गया, तो अंडर रूट एल स्क्वायर इक्वल टू एल ही आ जाएगा, यानी इसका लेंथ भी लगभग एल के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली, तो एल के बराबर ही माना जाएगा। वैसे तो कहोगे तो ये वैल्यू आएगी, बट अप्रोक्सीमेटली कितना मानना है इसको, एल ही मानना है, अप्रोक्सीमेटली एल रहेगा। तो अगर मैं इसमें आ जाऊं तो इसका वेट कहां लगेगा, क्योंकि मास है इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा mg। अच्छा, ये अगर ये थ्रेड है, इसको अगर खींचा गया होगा तो इसके ऊपर टेंशन भी लगा होगा, तो इधर t लग गया टेंशन। अगर बच्चों ये देखो जरा, यहां पर इसको मैं ऐसे करके बढ़ा दूं, ऐसे करके इसको, तो ये थीटा है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा, है ना, ये अल्टरनेटिव एंगल हो गया। तो ये अगर t है तो ये कितने का हो गया, t cos थीटा का, और इस तरफ कितने का हो गया बता दो, t sin थीटा का। और चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F। तो इस बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो हियर अगर आप देखो बच्चों, तो ये चीज है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये चीज, तो ये चीज इसको बैलेंस कर देगी, तो कितना आ जाएगा बता दो, t cos थीटा इक्वल टू mg, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाय cos थीटा। सही है, आसानी से बात ये बैलेंस होगी इसकी। अब इसको बैलेंस कर दो, तो f इक्वल टू कितना आ रहा है यहां से, अगर आप देखो f इक्वल टू, तो आ रहा है सर t sin थीटा, t sin थीटा। अब जरा देखो f की जगह क्या, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है मुझे, तो कैसे निकाल सकता हूं, तो सर k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, दोनों के बीच के लिए। अब यहां से t की जगह क्या ले सकता हूं, यहां से देख लो, यहां से तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, mg बाय cos थीटा इनटू में sin थीटा, यानी mg कितना आ गया, tan थीटा। अब बता दो यार, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा कैसे निकाल सकते हो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो थीटा के सामने वाला आपको पता ही है बच्चों, ये क्या होता है, mg परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर यानी कितने हो गया भाई, x/2, और बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी ये, यानी इसको कितना माना था मैंने, l माना था, ठीक है, ये वाली चीज। तो अगर इसके टर्म के साथ चलते हो तो यानी कितना आ गया, kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर देखो mgx अपॉन में 2l, और x वाले को एक साथ ले जाओ, तो यहां पर कितना आ जाएगा, kq स्क्वायर, नीचे ले आओ उसको यार, है ना, इसको इधर ले आओ, kq स्क्वायर इधर हमारे पास है, और ये x को उधर ले जाना, इसको बाकी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x की क्यूब यहां पर आ जाएगी mg, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया यहां पर 2l, ठीक है, कोई छोटा तो नहीं, हाँ यस यही है। अगर आप बच्चों ये देख रहे हो, तो अब मैं क्या करता हूं, साथ में उसने बोला कि चार्ज लीक भी कर रहा है इसके अंदर, चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो कितना चार्ज लीक कर रहा होगा, इसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, q को एकदम सेपरेट कर देता हूं, यहां पर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर, और उसको उधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा बताओ, x क्यूब बाय 2l, ये तो पहले से ही था, और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाय कितना आ गया, k आ गया, mg डिवाइडेड बाय k। अच्छा, और सिर्फ q लिख दूं तो यहां पर सब पे रूट लग जाएगा, है ना, यानी कि x की क्यूब अपॉन में 12 mg बाय k की पावर हाफ कह लो यार, है ना, हाफ कह लो, यानी q इक्वल टू, अगर आप देखो मैं सारे कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं, तो mg कांस्टेंट होता है, k भी कांस्टेंट होगा, l भी कांस्टेंट होगा, 2 भी कांस्टेंट होगा, k भी कांस्टेंट होगा, तो पावर कितनी आ गई, 1/2, इनटू में x की पावर कितनी आ गई, 3/2। अब यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो dq बाय dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है भाई, mg अपॉन में 2lk, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3/2 x की पावर 1/2, और x का भी करना पड़ेगा, तो dx बाय dt, तभी तो वेलोसिटी का एक फंक्शन आएगा बच्चों। तो यानी कि ये कितना हो गया, dq बाय dt, तो ये कितना हो गया, mg बाय 2lk की पावर कितनी, 1/2 इंटू में 3/2 x की पावर 1/2, ये कितना आ गया, वेलोसिटी।
अब बच्चों जरा मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ, इसको ये डायग्राम को थोड़ा रब कर देता हूँ, इसकी जगह ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो या तो इसको रब कर देता हूँ, है ना, डायग्राम से रेफरेंस लेना, इसको रब कर देता हूँ। अब जरा यहां से देखो, ये भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला गया ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो जरा देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये नीचे आ जाएगा। तो v क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, x की पावर -1/2। थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन था, चाहता था मैं तो 1 मिनट में कर देता, पर समझाता था इसकी एफबीडी वगैरह भी है, तो एफबीडी को समझा के कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन बता दो यार, देखिए इसके अंदर, तो ऑप्शन आ गया सी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो पिछले 10 न्यूमेरिकल कराए थे उसमें भी करवाया हुआ था, तो ये आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। बहुत ध्यान से एक बार खुद भी करके देखोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब आ गया मतलब फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझना, इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें आती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखना, ये आपका नीट में 2017 में भी आया हुआ है, तो लेटेस्ट लगभग पास के क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, जरा देखो। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के चार्ज में थोड़ा सा अंतर है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E है और प्रोटोन के ऊपर E+ का डेल्टा E है। If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d apart is 0, यानी कि उनका फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझो। पहले एक चीज तो पहले देख लो बच्चों कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसका न्यूक्लियस होगा, एक उसका इलेक्ट्रॉन होगा। सबको पता होता है कि एक हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज और प्रोटॉन की वजह से चार्ज। ये किसकी वजह से है बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी वजह से है बच्चों, ड्यू टू प्रोटॉन, ये चीज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नेट चार्ज कितना आ गया, ई से ई कैंसिल हो गया तो आ गया डेल्टा ई। तो नेट चार्ज हाइड्रोजन एटम पर डेल्टा ई होगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, दो हाइड्रोजन का एटम, डिस्टेंस कितने पर है, डी पर। इस पे चार्ज कितना होगा, डेल्टा ई, इस पे भी चार्ज कितना होगा, डेल्टा ई। इनके बीच का डिस्टेंस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला उसने कि नेट फोर्स 0 है बच्चों, इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। तुमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो ये अट्रैक्ट करेंगे यानी एफ जी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम ही है। तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, यहां पर इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर कि एफ जी बराबर एफ ई होगा, तभी जाके नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हुआ होगा। हाँ जी सर। अच्छा, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं इन दोनों के बीच में तो कितना फॉर्मूला लगेगा, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, तो के q1 q2 बाय डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया। जी की वैल्यू कितनी, 1.67 इंटू में 10 की पावर -11। दोनों का मास तो सेम ही होता है, जो क्वेश्चन में दिया भी गया है, आप देख सकते हो यहां पर कितना, 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 का स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9, और दोनों पे चार्ज कितना यह है, डेल्टा ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपॉन तो कैंसिल हो चुका है, तो मुझे डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर, इसका स्क्वायर लगा देना क्योंकि स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है। 10 की पावर माइनस का कितना, 54, नीचे की तरफ आ जाओ तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 10 की पावर 9 इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई निकालना है खाली तो क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। और इसको अगर आप क्या करते हो, क्योंकि ऑर्डर निकालना है तो पूरा सॉल्व नहीं करना होता, करना क्या हमको, देखो जरा 1.67 इंटू में ये अलग कर लो, 1.67 का होल स्क्वायर, ये 9 अलग कर लो, ठीक है ना। इधर करके देखो यहां पर इसकी तरफ जरा देख लो, इन दोनों को ऐड करो कितना जाएगा, 10 की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 5 और ये माइनस का 6, ठीक है। तो 5 और ये 6, माइनस का 65 कुछ जा रहा है ना, 54 में ये 11 ऐड कर दिया, माइनस का कितना हो गया, 65 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर हम देखें तो डिवाइड बाय 10 की पावर कितनी आ गई हमारी, 9 है यहां पर ये वाली। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 10 की पावर 9 को ऊपर लेके चले जाओ तो कितना आना चाहिए बच्चों, मैं यहां पर इस जगह पे कर देता हूं, है ना। कहां कर दे इसको, यहां कर दे, क्या यहां कर देते हैं,
ठीक है, जरा देखो यहां पर, तो ये बाकी देखो इस रीडिंग से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो 1.67 है, 3 बार लिखा है तो क्यूब लगा लो, डिवाइड बाय क्या कर लो 9 लिख लो, और इसको ऊपर लेके जाओ तो 65 में कितना ऐड करना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 14, ये 74 जा रहा है, 10 की पावर माइनस का कितना 74, तो 74 है बच्चों, तो 74 को रूट से बाहर निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर है भाई ध्यान से देना, 10 की पावर माइनस 37 के आसपास, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से क्या क्लैरिटी मिलती है कि ऑर्डर के अंदर न्यूमेरिकल की सारी वैल्यू सॉल्व नहीं करनी होती, बस 10 की पावर सॉल्व करनी पड़ती है, 10 की पावर सॉल्व कर दिया अपने आप इसके ऑर्डर में चला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो यार ये देखो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होगी, तो यार कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जेईई नीट का और मेन का कर रहे हो, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर जा रहा है तो कुछ हो सकता है कि एक बार कोई टॉपिक कॉन्सेप्चुअल आ गया हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग क्या 5th पर। 5th तो बड़ा आसान सा है बच्चों, और जबकि आप देखते हो एम्स वगैरह में भी आया हुआ है वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी निकालनी है किस चीज की, ऑफ फ्री स्पेस। यार ये बताओ कितना आसान पूछा इन्होंने, कितना आसान, ऐसा ही यूनिट। तो बोला F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यानी कि अगर आप देखते हो तो K की जगह भी खोल दोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, बाकी सबको नीचे ले जाओ, तो कितना हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा 4 पाई, यहां आ जाएगा F, और यहां कितना आ गया R का स्क्वायर। यूनिट चाहिए तो इसका कितना होता है बच्चों, कूलॉम होता है ना, कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर। यहां 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो न्यूटन मीटर, ये इसका तो न्यूटन हो गया हमारा, और इसका कितना हो गया मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। अच्छा आपको बता देता हूं, यहां पर इसको ले सकते हैं हम लोग क्या, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। अच्छा लेकिन एसआई यूनिट चाहिए था मेरे से क्या चाहिए था, एसआई यूनिट। तो न्यूटन का क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा बता देता हूं कि 1 न्यूटन जो होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो इसके अंदर है ना, बाकी हाँ लेकिन ऑप्शन में दे ही रखा है इन्होंने बच्चों, है ना, आपको तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ऑप्शन तो मिल ही गया, किलोग्राम में तो है नहीं, तो अगर आप देख सकते हो तो ऑप्शन नंबर बी है ना यार, बताओ ऑप्शन बी। तो आप ना ये मत सोचना कि खाली डिफिकल्ट क्वेश्चन, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बता, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऑप्शन देख के फटाफट कर सकते हो आप, है ना। कई क्वेश्चन इस तरीके से आजकल ऐसे ही हो रहा है, वो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो ऐसे इजी क्वेश्चन देते हैं, बस लेंथी हो जाता है, ठीक है, पेपर थोड़ा बड़ा होता है और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, इसी वजह से आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। तो ये मत सोचना कितना आसान आता है, लेकिन करना पड़ता है ध्यान से। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, और ये एकदम सा आसान सा क्वेश्चन और एम्स में आया हुआ है, बताओ, है ना। तो ये हो गया आप 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 6th पर। 6th वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेट करता हुआ लिया है बच्चों, जो कि जेईई मेन 2013 में आया हुआ है, ठीक है ना, मेन में, यानी एम से भी इस तरह का क्वेश्चन है और एक मेन में भी आया। कैसे रहा देखो आप, डायमेंशंस बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है ये, डायमेंशन ऑफ किसका भाई, एप्सिलॉन नॉट का, इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो अभी यूनिट निकाला था हम लोगों ने, तो उसी हिसाब से काम चल जाए। कैसे जरा देखो, अभी देखो, तो एप्सिलॉन नॉट की अभी यूनिट क्या निकाली थी, अभी बच्चों कूलॉम का स्क्वायर, मीटर की पावर -2 और पर न्यूटन, यही तो ऑप्शन बी था हमारा। अच्छा तो अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, सी है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, AT का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम है यहां पर। तो ये आपको बता देता हूं यहां पर कि 80 का यहां लिख दिया मैंने, यहां पर L का स्क्वायर कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा MLT-2 की पावर -1। क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर कूलॉम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड, जिसको एम्पियर टी में बदला जा सकता है एज अ डायमेंशन, और मीटर का तो तुम जानते ही हो लेंथ में होता है ये। अच्छा एक बता देता हूं, न्यूटन का होता है MLT-2, ये दिमाग में रहते हैं अच्छे बच्चों के, तो ये याद होगा, है ना। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, A² T² L की पावर -2 M की पावर -1 L -1 T की पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया बच्चों M की पावर -1, फिर अगर आप देखते हो तो L की पावर -3, ठीक है, -3, उसके बाद T की पावर 4,
और आपका आ जाएगा a का स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो ये कौन सा है? ऑप्शन बी। कितना आसान है कि नहीं? 1-2 मिनट भी क्या लगेंगे यार, 1 मिनट से पहले हो जाएगा आराम से, है कि नहीं? तो यार इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया। 6 सो इजी। अगर आपको यूनिट आता था तो डायमेंशन भी आ रहा है। अजय मेन में आया हुआ है 2013, तो ये देखो कितना आसान सा आता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। अब आगे हम लोग सोल्यूशन नंबर 7th वाला जरा देखो 7th कैसे होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि 2 balls each having positive charge q coulombs are suspended by 2 insulating strings equal length, ठीक है? आपको देखा एल मीटर के अंदर, फ्रॉम a hook fixed to a stand, the whole setup is taken into satellite। आपको पता है स्पेस में विद नो ग्रेविटी, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, क्या होगी? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आप क्या करते हो कि स्पेस में चले जाओ, तो स्पेस में जाने का मतलब ग्रेविटी कितनी हो गई? 0। अच्छा, ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो होगा क्या कि जो आपका जो पहले जो सिस्टम था, मान लो ऐसा कुछ सिस्टम था तुम्हारे पास, ऐसा सिस्टम था पहले, ये वाला सिस्टम अगर आप देखोगे अगर स्पेस में चले जाओ, तो स्पेस में जा रहे हो तो क्या होगा भाई? इस पे भी चार्ज है, इस पे भी कितना है? चार्ज है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L है। तो भाई नीचे खींचने वाला फोर्स ही नहीं है, तो भाई इस पे चार्ज क्यों, इस पे चार्ज क्यों? रिपेल कर देंगे ये। तो बच्चों अगर ये रिपेल कर देंगे तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना? ये दोनों के दोनों चीजें जो होंगी वो इस तरीके से आ जाएंगी। तो बच्चों इनके बीच में एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि नीचे खींचने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, रिपेल करके एक लाइन ज्वाइनिंग में आ जाएंगे। तो थीटा कितने डिग्री का आ गया? 180 डिग्री। दोनों के बीच में फोर्स कितने का हो गया? अब बच्चों ये L है, ये L है, तो फोर्स कितना होना चाहिए बता दो? K, है ना? आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में तो लिख दिया ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों पे सेम चार्ज q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l का स्क्वायर। तो थीटा आपका 180 डिग्री और आपका फोर्स इतना। तो कौन सा ऑप्शन? ए, है ना? कौन सा ऑप्शन? ए। कितना आसान था, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है? जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ सॉल्व करा रहा हूं, तो तुम भी साथ साथ सॉल्व करके देखोगे और मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा लगता है, ठीक है? तो सॉल्यूशन नंबर 7 फ्री स्पेस में था, वेट होगा नहीं, वेटलेसनेस फील करेगा तो दोनों बॉब एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है? 7 था। अब आ जाते हैं 8th पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन 8th का क्या बोल रहा है? अ चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 इक्वल चार्जेस q। याद करो यार, ऐसा क्वेश्चन q लिया है मैंने और इसके बीच में रखा हुआ एक छोटा चार्ज q बोला गया क्वेश्चन के अंदर, और साथ में कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो q का मैग्नीट्यूड निकालो, है ना? q का क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो बड़ा आसान होता है बच्चों। ध्यान रखना कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में है तो बीच वाले पे मत निकालना, है ना? बाकी किसी पे भी निकाल दो। मान लो ये a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो बीच वाले को छोड़ के इस पर निकाल लो। और क्वेश्चन में कहा गया है बीच में रखा गया है, तो यू मान के चलो ये x/2 पर रखा गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हो आप? x मान लेते हो। इस पर कितना फोर्स आएगा इस पे बताओ? तो सर ये फोर्स को इधर धक्का मारेगा, है कि नहीं? ये फोर्स जो होगा इसको इधर धक्का मारेगा, ये वाला जो फोर्स धक्का मारेगा, लेकिन नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। तो आपको पता ही इसका साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस होता है। दो पॉजिटिव के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये इसको धक्का मारेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस पर फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C बराबर होना चाहिए फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। तो A पर C की वजह से तो कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? तो ये K Q मैग्नीट्यूड ले रहा हूं दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस कितना हो गया? x/2 का होल स्क्वायर, और दोनों के A और B के बीच में कितना आ जाता है? K Q, और इन दोनों के बीच में Q का स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो गया? x का स्क्वायर हो गया। तो देखो K से K कट गया, Q से Q कट गया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? x²/4, और यहां पर कितना आ गया बच्चों? Q x का स्क्वायर। तो आपको पता है x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ गया यहां पर बच्चों? 4q इक्वल टू Q, तो Q इक्वल टू कितना? Q/4। ये आ गया मैग्नीट्यूड, और साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C, जो कि माइनस का Q/4। Q/4 इसका मैग्नीट्यूड है, और साइन कैसा होगा? माइनस। आराम से हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने करके भी देखे थे, वेरी इजी, ठीक है? ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये AIEEE में भी आया हुआ है आपका। पहले
पहले जेई मेन को AIEEE के नाम से जाना जाता था, तो AIEEE वगैरह में लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। IIT 1987 में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन 9th का सोल्यूशन क्या करा है, 2 पॉइंट चार्जेस 4E एंड E। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था आपको पिछली क्लास के अंदर, तो इसलिए ध्यान से देख लेना, और इसको आज मैं दूसरे तरीके से, शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस E और ये दे रखा है आपको, साथ में बोला गया है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो A डिस्टेंस है इनके बीच का, और थर्ड चार्ज को रखा है ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पूछ क्या रहा है कि कहां रखें, थर्ड चार्ज को कहां रखें, थर्ड चार्ज को कहां रखें जिसकी वजह से सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो मैं आपको बताता हूं कि थर्ड चार्ज कभी भी निकालना हो आपको, थर्ड चार्ज का डिस्टेंस जो निकालना हो कि कहां रखें, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं, शॉर्टकट, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है वो समझो। एक तरीका तो वही है जो मैंने लेक्चर में सिखाया था, एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ये है बच्चों कि अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, तो याद रखना कैसे करते हैं, तो इन दोनों के बीच में, तो अगर आप यहां पर ले तो अंडर रूट क्या चीज, Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1, और दोनों के चार्ज कैसे हैं, सेम है, तो इसलिए यहां पर प्लस लगता है। अंडर रूट में क्या आता है, Q2, और साथ में इनका जो टोटल डिस्टेंस लिया आपने A, तो ऐसा फॉर्मूला होता है। शॉर्टकट है ये क्या है बच्चों, शॉर्टकट, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट। बट याद रहे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो किसके लिए लगा रहे हो, सेम टाइप्स यानी लाइक चार्जेस के लिए लगाओगे, लाइक चार्जेस के लिए किसके लगाओगे, लाइक चार्ज। देखो डिस्टेंस कैसे निकल के आता है। अब क्या होता है, डिस्टेंस हो सकता है यहां से निकालना हो, यहां से निकालना हो, कहीं से भी निकालना हो। अगर मान लो Q1 को तुमने लार्ज ले लिया, सपोज करो Q1 को तुमने क्या ले लिया, लार्ज ले लिया, तो कितना आ जाएगा बताओ। अगर मैं इसको क्या लेके चल रहा हूं, लार्ज लेके चल रहा हूं, लार्ज इन दोनों में से बड़े वाला, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4E, अंडर रूट में 4E प्लस में अंडर रूट में E टाइम्स ऑफ कितना, A, तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट E, नीचे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट E प्लस का अंडर रूट E, तो 2 अंडर रूट E, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 3, अच्छा साथ में A चल रहा है यहां पर 3 अंडर रूट E और साथ में A, E कट गया हमारा, कितना आ गया 2A/3। तो डिस्टेंस कितना आ गया 2A/3, कहां से निकल कर आया, यहां से। अगर किसी बच्चे को अगर इसको छोटा रख लेता है तो डिस्टेंस यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि अगर मैंने यहां से निकाला है तो 2A/3 जो डिस्टेंस निकला है वो कहां निकला है, फ्रॉम लार्जर चार्ज। अब किसी बच्चे का मूड कर रहा है कि सर मैं यहां पे छोटा रख दूं, तो छोटा भी रख सकता है कोई बच्चा, इसको छोटा भी रख सकता है। तो x इक्वल टू जरा देखो अंडर रूट में E, और फिर अंडर रूट में छोटा रख रहा हूं बच्चों, स्मॉलर रख दूं, यहां पर क्या रह गया स्मॉलर, तो अंडर रूट में E, अंडर रूट में कितना आ गया 4E, तो रूट E नीचे रूट E, नीचे कितना आ गया 2 रूट E, तो यहाँ साथ में A ही रहेगा, ये तो डिस्टेंस रहेगा टोटल, तो कितना आ गया बताओ रूट E, नीचे कितना आ गया 3 रूट E, इनटू में A कट गया, तो कितना आ गया A/3। लेकिन वो कहां से आया, यहां से, तो 2A/3 यहां से, तो A/3 यहां से। समझ में आई बात। तो कंक्लूजन क्या निकला है ना, ये आसान है। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों बता दो, ऑप्शन आपका आ गया A, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन A, तो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि इसके लिए मैं एक ट्रिक सिखा दिया मैंने कि जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो, बट मैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी नोट दे देता हूं तुम्हारे लिए, इसका एक नोट देता हूं जो तुम्हारे बड़े काम आएगा ऐसे चार्जेस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुमको क्या निकालना हो, पोजीशन निकालनी हो, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज निकालनी हो, क्या निकालनी हो, थर्ड चार्ज। तो ट्रिक है इसके अंदर, ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक, वो ट्रिक क्या होगी समझो। तो अंडर रूट में Q1 अपॉन में अंडर रूट में Q1 प्लस में अंडर रूट Q2, और यहां पर टोटल डिस्टेंस जो रहेगा मान लो A है, और ये आपका X हो गया, ठीक है। अच्छा याद रहे कि इसको अगर तुमने लार्ज लिया तो डिस्टेंस कहां से निकलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर तुमने स्मॉल लिया, अगर इसको छोटा लिया तो डिस्टेंस निकल के आएगा फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान रखना इस बात का, लार्ज लोगे तो लार्ज से डिस्टेंस आएगा, स्मॉल लोगे तो स्मॉल से आएगा। उसके बाद अगर अच्छा ये किसके लिए है, लाइक चार्जेस के लिए, ये भी बात ध्यान रखना किसके लिए है ये, लाइक चार्जेस। और अगर अंडर रूट में Q1 अपॉन में अंडर रूट में Q1 माइनस में अंडर रूट में Q2 लिख रहे हो और टोटल डिस्टेंस ले रहे हो ये वाला, तो ये किसके लिए होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। तो बहुत काम आता है, याद रहे बस जिसको ऊपर रखोगे, बड़े को बड़े रखोगे तो बड़े से आएगा, और छोटे को रखोगे तो छोटे से आएगा। तो दैट इज योर ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर
10th पे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 10th क्वेश्चन करा रहा हूं, और 10th क्वेश्चन कराने के बाद मैं पिछले लेक्चर में जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था सही, उसका नाम भी लूंगा। ठीक है, तो आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे, जरा की बोल रहा है कि एफ जी एंड एफ ई represent gravitational force and electrostatic force respectively between electron situated at 10 cm। रेशियो पूछ रहा है Fg और Fe का। बहुत आसान, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो बोल रहा है Fg बाई Fe, Fg बाई Fe। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का, तो क्या लगेगा बच्चों, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और Fe क्या लगेगा बच्चों, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, G m1 m2 डिवाइडेड बाय K Q1 Q2, है ना। तो G कितने का, वही 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास कितने का भाई, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है भाई, दोनों का मास तो सेम ही है हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सेम था इसलिए कट गया। और यहां कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 10 की पावर कितनी, 9। चार्ज कितना होगा भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर। अगर आप देखो ऑर्डर निकालना है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर आंसर चलता है बच्चों इसके अंदर का, तो जरा ध्यान रखना, नंबर्स को अलग कर लो। 1.67 यहां पर 1.67 इंटू में कितना बच्चों, 9.1 का स्क्वायर, इंटू में 10 की पावर कितना, माइनस का 62 इंटू 10 की पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाओ, 9 अलग कर लिया मैंने, यहां पर 1.6 का स्क्वायर, और इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 38। तो नंबर्स को अलग कर दो, नंबर से मुझे कोई खास काम नहीं है, और इसका स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू में 1.6 का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस, ऐड कर लो यार, तो ये 6 और 1 7 और ये 3 73, और नीचे इसको घटा दो यार, 10 की पावर माइनस, अब 38 में से इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा भाई, 18, और ये 9 को अगर हम इसको लेस करते हैं तो आ जाता है आपका 38 में से 9 को घटा लो, तो 9 इंटू 29 माइनस का 29, अब 29 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 73, है ना, गलत तो नहीं किया ना, हाँ 73, तो माइनस का 73 ऊपर ये 29, अब ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर बच गया आपके पास 6, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये करीब जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस का 44 के आसपास। ठीक है, तो बताओ सबसे क्लोज आंसर किसका मैच कर रहा है, तो भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 10 की पावर कितनी, माइनस 43, तो ये जो क्लोज मिल रहा होता है उसी का ऑर्डर हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी। ठीक है, तो वेरी इजी, बहुत आसान से थे, जल्दी क्वेश्चन कराए आपको, आप उसको घर पे बैठ के जरूर करना। इससे रिलेटेड ये सफिशिएंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम आपको और चीजें शेयर कर देंगे डीबीपी के फॉर्म में, और चीजें शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको सॉल्व करना और आपके कॉन्सेप्ट एकदम तरीके से क्लियर हो जाएगा कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन के लिए अभिजीत ने और एक राधिका वर्मा थी, राधिका सिंह है शायद, है ना, उन दोनों बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। कांग्रेचुलेशन बच्चों, आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हो और ये एक्टिव रहते हैं बच्चे। इन बच्चों को ये आंसर, उन क्वेश्चन का आंसर भी शेयर करना है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा आपको। बाकी पढ़ाई करते रहो जबरदस्त तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय और कीप स्टडिंग।